नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है आपके अपने चैनल स्टडी वाइन्स ऑफिशियल पर। तो आज की इस वीडियो में हम मॉडर्न हिस्ट्री सीरीज़ की नेक्स्ट वीडियो देखेंगे, जिसमें हम रेगुलेटिंग एक्ट, पिट्स इंडिया एक्ट और चार्टर एक्ट के बारे में पढ़ेंगे, जो कि इम्पोर्टेंट टॉपिक्स हैं और यहाँ से आपको एक न एक प्रश्न ज़रूर देखने को मिलेगा। और लास्ट में हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी देखेंगे। तो आज की ये वीडियो काफ़ी इन्फॉर्मेटिव होने वाली है। आपको आज बहुत कुछ नया सीखने को मिलेगा। तो पहले आप वीडियो को देखें और लास्ट में प्रीवियस ईयर क्वेश्चन ज़रूर अटेम्प्ट करें। तो चलिए बिना देरी किए हुए वीडियो को शुरू करते हैं। तो चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं और सबसे पहले पढ़ते हैं रेगुलेटिंग एक्ट 1773 के बारे में। तो आखिर रेगुलेटिंग एक्ट अंग्रेज़ों के द्वारा क्यों लाया गया, सबसे पहले हम इसका बैकग्राउंड देख लेते हैं, यानी कि इसकी पृष्ठभूमि देख लेते हैं कि आखिर ऐसी क्या ज़रूरत पड़ी कि अंग्रेज़ों को रेगुलेटिंग एक्ट लाना पड़ा। तो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी प्लासी तथा बक्सर का युद्ध जीतने के बाद, तो प्लासी और बक्सर का युद्ध हमने पढ़ा हुआ है। अगर आपने ये वीडियो नहीं देखी तो मॉडर्न हिस्ट्री की प्लेलिस्ट में जाकर देख लेना। तो प्लासी तथा बक्सर का युद्ध जीतने के बाद जो कंपनी पहले एक व्यापारिक संस्था थी, जो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी थी, ये एक प्राइवेट कंपनी थी जो भारत में व्यापार करने के लिए आई थी। तो जो कंपनी पहले एक व्यापारिक संस्था थी, बाद में यह कंपनी व्यापारिक संस्था न रहकर एक राजनैतिक संस्था बन गई। यानी कि जो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी थी, भारत में पहले व्यापार करने के लिए आई थी, पर जब ये प्लासी तथा बक्सर का युद्ध जीत गए, जब इनका बंगाल, उड़ीसा इस पर अधिकार हो गया ना, तब इन्होंने भारत की राजनीति में भी हस्तक्षेप करना शुरू कर दिया। और इसका जो फ़ायदा था, ये केवल ईस्ट इंडिया कंपनी को ही नहीं बल्कि ब्रिटिश गवर्नमेंट को भी हो रहा था, क्योंकि जो ब्रिटिश गवर्नमेंट थी, इसने ईस्ट इंडिया कंपनी को व्यापार करने का एकाधिकार दिया था। जो ईस्ट इंडिया कंपनी थी एक प्राइवेट कंपनी थी, तो ब्रिटिश गवर्नमेंट ने केवल ईस्ट इंडिया कंपनी को ही ये अधिकार दे रखा था कि वो भारत में व्यापार करें, यानी कि कोई और दूसरी ब्रिटिश कंपनी भारत में नहीं आ सकती, केवल ईस्ट इंडिया कंपनी को ही ये अधिकार दिया गया था। तो ये एकाधिकार ईस्ट इंडिया कंपनी को मुफ्त में नहीं मिला था। असल में इस एकाधिकार के बदले में ईस्ट इंडिया कंपनी को हर वर्ष ब्रिटिश सरकार को 4 लाख पाउंड देने पड़ते थे। तो भारत में व्यापार करने के बदले में जो ईस्ट इंडिया कंपनी थी, इसे ब्रिटिश गवर्नमेंट को 4 लाख पाउंड वार्षिक देने पड़ते थे, क्योंकि ब्रिटिश गवर्नमेंट ने ये बैरियर लगा रखा था कि ईस्ट इंडिया कंपनी के अलावा कोई दूसरी प्राइवेट ब्रिटिश कंपनी भारत में व्यापार नहीं करेगी। लेकिन 1768 के बाद ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की जो वित्तीय हालत थी, ये खराब हो चुकी थी। तो इसकी वित्तीय हालत खराब कैसे हुई, वो आगे मैं आपको बताऊंगा। तो अभी आप समझ लीजिए कि 1768 के बाद क्या हुआ कि जो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी थी ना, इसकी जो फाइनेंशियल कंडीशन थी ये ख़राब हो चुकी थी। तो ईस्ट इंडिया कंपनी का दिवाला निकल रहा था, यानी कि ईस्ट इंडिया कंपनी बैंकक्रप्ट हो चुकी थी। इसने ब्रिटिश सरकार को पैसा देना भी बंद कर दिया था। अभी हमने पीछे देखा था कि 4 लाख वार्षिक पाउंड ईस्ट इंडिया कंपनी को अंग्रेजी सरकार को देने पड़ते थे, पर अब ईस्ट इंडिया कंपनी की जो फाइनेंशियल कंडीशन थी ये काफ़ी ख़राब हो चुकी थी, जिस कारण वो ये पैसा अंग्रेजी सरकार को नहीं दे पा रहे थे। तो ब्रिटिश सरकार को लगा कि चलो पैसा आज नहीं तो कल मिलेगा ही, क्योंकि जो ईस्ट इंडिया कंपनी थी ये थी तो ब्रिटिश के ही, तो पैसा आज नहीं तो कल मिलेगा। लेकिन 1768 के बाद ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की फाइनेंशियल हालत दिन प्रतिदिन खराब होती चली गई। और वह दिन भी आ गया जब ईस्ट इंडिया कंपनी ब्रिटिश सरकार को पैसे देने की बजाय ब्रिटिश सरकार से ही 1 लाख पाउंड कर्ज देने के लिए सिफारिश करने लगी। यानी कि पैसे देने की बजाय अब ईस्ट इंडिया कंपनी ब्रिटिश सरकार से ही 1 लाख पाउंड कर्ज मांगने लगी। तो ब्रिटिश गवर्नमेंट ईस्ट इंडिया कंपनी को डूबने नहीं देना चाहती थी, क्योंकि ईस्ट इंडिया कंपनी से उसको कमाई हो रही थी। इसीलिए ब्रिटिश गवर्नमेंट ने ईस्ट इंडिया कंपनी को वापस से पुनर्जीवित करने के लिए, यानी कि रिवाइव करने का फैसला किया। और इसके लिए उन्होंने पहली बार एक अधिनियम का सहारा लिया, जिसे हम रेगुलेटिंग एक्ट कहते हैं।
तो अधिनियम लाने का सरल सा मुख्य उद्देश्य यह था ताकि ब्रिटिश गवर्नमेंट कंपनी के कार्यों पर नियंत्रण तथा नज़र रख सके। इस रेगुलेटिंग एक्ट के कारण ही ब्रिटिश गवर्नमेंट को ब्रिटिश कंपनी पर नियंत्रण रखने का सुनहरा अवसर मिल गया। तो रेगुलेटिंग एक्ट क्या है? तो रेगुलेटिंग एक्ट के जरिए ब्रिटिश गवर्नमेंट ने जो ईस्ट इंडिया कंपनी थी इस पर कंट्रोल किया, इस पर नियंत्रण किया। जैसे आपने सिलेंडर में देखा होगा रेगुलेटर, तो रेगुलेटर का काम क्या होता है? तो रेगुलेटर से हम गैस को क्या करते हैं? कंट्रोल करते हैं। तो उसी प्रकार ब्रिटिश गवर्नमेंट ने रेगुलेटिंग एक्ट से ईस्ट इंडिया कंपनी को रेगुलेट यानी कि कंट्रोल किया। तो अभी हमने पीछे पढ़ा कि जो ईस्ट इंडिया कंपनी थी ये दिवालिया होने के कगार पर आ चुकी थी, यानी कि बैंकक्रप्ट हो चुकी थी। तो ऐसा क्या कारण हो गया कि ईस्ट इंडिया कंपनी जिसने प्लासी का युद्ध जीता, बक्सर का युद्ध जीता और उसके बाद भी उसके पास पैसे नहीं बचे? तो हम इसके कारण देख लेते हैं। तो हम कंपनी के दिवालिया होने की कगार पर पहुंचने के कारण देख लेते हैं। तो इसका पहला कारण था वर्ष 1769 ईस्वी में बंगाल में भयंकर सूखा तथा अकाल पड़ा था। तो कंपनी ने प्लासी तथा बक्सर का युद्ध जीतने के बाद बंगाल पर और उड़ीसा के क्षेत्र पर कंपनी का कब्जा हो गया था। तो 1769 ईस्वी में बंगाल में भयंकर सूखा तथा अकाल पड़ा था और उस समय बंगाल में बहुत ही कम बारिश हुई थी तथा ईस्ट इंडिया कंपनी ने बंगाल की जनता पर भारी भरकम टैक्स लगा दिए थे, जिससे बंगाल की जनता का जीना और भी दूभर हो गया था। और उस दौरान खाने की इतनी कमी पड़ चुकी थी कि बंगाल की 1/3 जनता भूख से तड़प तड़प कर मर चुकी थी। 1/3 जनता, इतना भयंकर अकाल पड़ा था। और ईस्ट इंडिया कंपनी के व्यापार पर भी इसका बुरा असर पड़ा था। इस घटना ने कंपनी को नुकसान की तरफ धकेला था, क्योंकि बंगाल में सूखा पड़ा था। जब अन्न ही नहीं होगा तो अंग्रेज लगान कैसे वसूलेंगे? तो एक कारण तो ये था। अब दूसरा कारण देखते हैं। तो दूसरा कारण पहला आंग्ल मैसूर युद्ध था। तो हमने तीनों आंग्ल मैसूर युद्ध पढ़ लिए हैं। तो जो पहला आंग्ल मैसूर युद्ध हुआ था ना, ये ईस्ट इंडिया कंपनी और हैदर अली के बीच में हुआ था और ये 1767 से लेकर 1769 ईस्वी तक चला था तथा अंत में इस युद्ध का कोई भी निष्कर्ष नहीं निकला था। लेकिन 3 साल तक चले इस लड़ाई की वजह से ईस्ट इंडिया कंपनी को इस युद्ध पर बहुत सा धन खर्च करना पड़ा था और ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के आय पर इसका बहुत ही बुरा असर पड़ा। तो पहले हमने देखा कि बंगाल में सूखा पड़ा, दूसरा हमने देखा कि इन्होंने मैसूर से युद्ध ठान लिया और तीसरा कारण क्या था? तो तीसरा कारण था भ्रष्टाचार यानी कि करप्शन। तो ईस्ट इंडिया कंपनी के जो अंग्रेज कर्मचारी थे ये खूब भ्रष्टाचार कर रहे थे तथा ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के भी उच्च अधिकारी काफ़ी माला माल हो गए थे, यानी कि जो अंग्रेजी अधिकारी थे ये खूब करप्शन कर रहे थे और असीमित रिश्वत और भ्रष्टाचार से कंपनी एकदम कंगाली के कगार पर पहुंच गई। तो 3 हमने कारण देखे, पहला बंगाल का सूखा, दूसरा आंग्ल मैसूर युद्ध और तीसरा कारण भ्रष्टाचार। तो इन तीनों कारणों की वजह से क्या हुआ कि कंपनी दिवालिया होने के कगार पर पहुंच गई और ईस्ट इंडिया कंपनी ब्रिटिश गवर्नमेंट से कर्ज मांगने की सिफारिश करने लगी। जिसके बाद क्या हुआ, ब्रिटिश गवर्नमेंट ने ईस्ट इंडिया कंपनी के कार्यों पर नियंत्रण रखने के लिए रेगुलेटिंग एक्ट लागू किया 1773 ईस्वी में। तो अब आपको रेगुलेटिंग एक्ट का पूरा बैकग्राउंड समझ आ गया होगा कि आखिर रेगुलेटिंग एक्ट लाया क्यों गया। तो अब हम रेगुलेटिंग एक्ट की विशेषताएं देख लेते हैं। तो भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी के कार्यों को नियमित और नियंत्रित करने की दिशा में ब्रिटिश सरकार द्वारा ये उठाया गया पहला कदम था और कंपनी के शासन पर संसदीय नियंत्रण स्थापित किया गया और इसके द्वारा कंपनी के प्रशासनिक और राजनीतिक कार्य को मान्यता मिली। तो ईस्ट इंडिया कंपनी को नियमित और नियंत्रित करने के लिए ये रेगुलेटिंग एक्ट लाया गया, मैंने आपको बता दिया है। और रेगुलेटिंग एक्ट लाने से पहले जो ईस्ट इंडिया कंपनी थी ना, इसने भारत में 3 प्रेसिडेंसी बनाई थी। तो भारत में प्रशासन करने के लिए इसने 3 प्रेसिडेंसी बनाई थी, मद्रास प्रेसिडेंसी, बंगाल प्रेसिडेंसी और तीसरी थी बॉम्बे प्रेसिडेंसी। तो ईस्ट इंडिया कंपनी ने इन तीनों प्रेसिडेंसी में
एक एक गवर्नर भी नियुक्त किया था। तो मद्रास प्रेसिडेंसी में भी एक गवर्नर था, बंगाल प्रेसिडेंसी में भी एक गवर्नर था और बॉम्बे प्रेसिडेंसी में भी एक गवर्नर था। और तीनों गवर्नर अपनी अपनी प्रेसिडेंसी में डिसीजन लेने के लिए स्वतंत्र थे। ये था रेगुलेटिंग एक्ट आने से पहले। अब हम देखते हैं रेगुलेटिंग एक्ट आने के बाद क्या हुआ। तो इस एक्ट के तहत बंगाल के गवर्नर को अब बंगाल का गवर्नर जनरल बना दिया गया। वेरी 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 इंपॉर्टेंट, बहुत बार पूछा गया है कि बंगाल के गवर्नर को बंगाल का गवर्नर जनरल कब बनाया गया, किस एक्ट के बाद बनाया गया। तो रेगुलेटिंग एक्ट 1773 के बाद बंगाल के गवर्नर को बंगाल का गवर्नर जनरल बना दिया गया। तो अब जो बॉम्बे प्रेसिडेंसी थी और मद्रास प्रेसिडेंसी थी, इनके गवर्नर को बंगाल के गवर्नर जनरल को रिपोर्ट देनी पड़ेगी। यानी कि कोई भी डिसीजन लेना है तो बंगाल के गवर्नर जनरल की अनुमति लेनी पड़ेगी। तो पहले तीनों गवर्नर एक बराबर थे, तीनों अपनी प्रेसिडेंसी में डिसीजन लेने के लिए स्वतंत्र थे। परंतु रेगुलेटिंग एक्ट आने के बाद क्या हुआ, जो बंगाल का गवर्नर था ना, इसकी पावर को बढ़ा दिया गया। अब इसे बंगाल का गवर्नर जनरल बना दिया गया। अब जो मद्रास के गवर्नर और बम्बई के गवर्नर थे ना, इन्हें कोई भी डिसीजन लागू करना है तो बंगाल के गवर्नर जनरल की अनुमति लेनी पड़ेगी, उन्हें रिपोर्ट देनी पड़ेगी। तो एक प्रकार से बंगाल के गवर्नर जनरल की पावर को बढ़ा दिया गया। पहले ये बंगाल का गवर्नर था, पर अब इसे बंगाल का गवर्नर जनरल बना दिया गया। तो रेगुलेटिंग एक्ट आने के बाद अब हम गवर्निंग बॉडी देख लेते हैं कि आखिर प्रशासनिक व्यवस्था चलाई कैसे जाएगी। तो एक गवर्निंग बॉडी बनाई गई जिसे लीड कौन करेगा, और बंगाल के गवर्नर जनरल को ईस्ट इंडिया कंपनी ही नियुक्त करेगी। और इस गवर्निंग बॉडी में 4 और सदस्यों को भी शामिल किया जाएगा जिसे ब्रिटिश पार्लियामेंट नियुक्त करेगी। तो देखिए, जो बंगाल का गवर्नर जनरल होगा उसे ईस्ट इंडिया कंपनी नियुक्त करेगी, पर जो उसकी सहायता के लिए 4 सदस्य होंगे ना, उन्हें कौन नियुक्त करेगा, उन्हें ब्रिटिश पार्लियामेंट नियुक्त करेगी, यानी कि ब्रिटिश गवर्नमेंट नियुक्त करेगी। तो इनका काम क्या होगा, तो बंगाल के गवर्नर जनरल को अगर कोई भी डिसीजन लेना है ना, तो इन चारों सदस्यों से राय लेनी पड़ेगी, यानी कि वोटिंग होगी। तो 4 सदस्य और एक गवर्नर जनरल, तो टोटल मिलाकर 5 वोट हो गए। तो 5 वोटों में से मेजोरिटी, यानी कि अगर 3 वोटों की सहमति होगी तभी वो डिसीजन लागू होगा। यानी कि बंगाल के गवर्नर जनरल को अब 4 सदस्यों की जो समिति है, इसकी राय पर ही काम करना पड़ेगा। तभी तो इसे रेगुलेटिंग एक्ट कहा गया, क्योंकि ईस्ट इंडिया कंपनी का गवर्नर तो होगा, पर जो ये 4 सदस्य होंगे ये किसके होंगे, ये ब्रिटिश गवर्नमेंट के होंगे। तो मद्रास का गवर्नर और बम्बई का गवर्नर ये किसे रिपोर्ट देगा, तो ये बंगाल के गवर्नर जनरल को रिपोर्ट देगा। और बंगाल का गवर्नर जनरल 4 सदस्यों की समिति से जो भी डिसीजन लेगा, इसकी रिपोर्ट कोर्ट ऑफ डायरेक्टर को, जिनकी संख्या कितनी है, तो 24 कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स हैं जिन्हें ब्रिटिश गवर्नमेंट ही नियुक्त करेगी। तो बंगाल के गवर्नर जनरल को जो भी रिपोर्ट होगी ये कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स को देनी पड़ेगी। तो 24 कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स हैं जिन्हें ब्रिटिश गवर्नमेंट द्वारा ही नियुक्त किया जाएगा। तो आशा करता हूँ आपको गवर्निंग बॉडी समझ आ गई होगी कि मद्रास के गवर्नर और बम्बई के गवर्नर बंगाल के गवर्नर जनरल को रिपोर्ट करेंगे, और बंगाल का गवर्नर जनरल 4 सदस्यों की जो समिति है, इनकी सहमति से जो भी डिसीजन होगा वो कोर्ट ऑफ डायरेक्टर को रिपोर्ट करेंगे, और कोर्ट ऑफ डायरेक्टर को ब्रिटिश गवर्नमेंट द्वारा ही नियुक्त किया जाएगा। तो एक प्रकार से ईस्ट इंडिया कंपनी को कौन रेगुलेट कर रहा है, ब्रिटिश गवर्नमेंट द्वारा रेगुलेट किया जा रहा है। तो अब तक मैंने जो भी आपको डायग्राम की सहायता से बताया उसे एक बार रिवाइज कर लेते हैं। तो इस एक्ट के द्वारा कंपनी के संचालकों की संख्या 24 निश्चित कर दी गई, और यह भी व्यवस्था की गई कि 1/4 संचालक प्रति वर्ष अवकाश ग्रहण करेंगे और उनके स्थान पर नए सदस्य निश्चित होंगे। तो हमने अभी पीछे देखा ना कि कितने कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स होंगे, तो 24, और इन 24 में से प्रति वर्ष 1/4 डायरेक्टर्स अवकाश ग्रहण करेंगे और उनकी जगह पर नए डायरेक्टर आएंगे। और दूसरा पॉइंट क्या है कि बंगाल के लिए गवर्नर जनरल की व्यवस्था की गई। तो पहले बंगाल में गवर्नर था, अब उसे बंगाल का गवर्नर जनरल बना दिया गया, और उसके कार्यों में सहायता करने के लिए 4 सदस्यों की समिति का
निर्माण भी किया गया। और बंगाल का पहला गवर्नर जनरल किसे बनाया गया? तो लॉर्ड वारेन हेस्टिंग को बंगाल का पहला गवर्नर जनरल बनाया गया। और तीसरा पॉइंट क्या है कि बम्बई तथा मद्रास के गवर्नर गवर्नर जनरल के अधीन कर दिए गए। तो मुंबई और मद्रास के जो दोनों गवर्नर थे ना, वो किसके अधीन हो गए? बंगाल के गवर्नर जनरल के अधीन हो गए। और उनके लिए देशी राज्यों से संधि तथा युद्ध करने के मामले में गवर्नर जनरल तथा उसकी समिति की पूर्व स्वीकृति लेना आवश्यक था। यानी कि जो मद्रास और बॉम्बे प्रेसिडेंसी के गवर्नर थे, अगर इन्हें किसी भी देशी रियासत से युद्ध करना है या कोई संधि करनी है, तो बंगाल के गवर्नर जनरल और 4 सदस्यों की जो समिति है, उनकी पूर्व अनुमति लेनी आवश्यक हो गई। और उसके बाद है कि रेगुलेटिंग एक्ट के तहत 1774 ईस्वी में कलकत्ता में एक सुप्रीम कोर्ट की स्थापना की गई। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। और ब्रिटिश भारत में ये सबसे ऊंचा न्यायालय था। और इसके निर्णय के विरुद्ध अपील कहाँ पर होती थी? तो इंग्लैंड में होती थी। और सर एलिजा इम्पे को इस न्यायालय का पहला मुख्य न्यायाधीश बनाया गया। तो कलकत्ता में पहले सुप्रीम कोर्ट की स्थापना की गई और इसका पहला मुख्य न्यायाधीश किसे बनाया गया? तो सर एलिजा इम्पे को। 5वां पॉइंट क्या है कि कंपनी के कर्मचारियों को भेंट उपहार लेने पर निषेध कर दिया गया। यानी कि किसी भी प्रकार का गिफ्ट कंपनी के कर्मचारी नहीं ले सकते। और कर्मचारियों के वेतन को भी बढ़ा दिया गया। 6वां पॉइंट है कि अब कंपनी को भारत में इसके राजस्व, नागरिक और सैन्य मामलों की जानकारी ब्रिटिश सरकार को देना आवश्यक हो गया। तो ये था रेगुलेटिंग एक्ट। अब हम देखते हैं कि रेगुलेटिंग एक्ट में कमियां क्या थी, रेगुलेटिंग एक्ट के दोष क्या थे। तो इस एक्ट का मुख्य दोष यह था कि गवर्नर जनरल को अपनी काउंसिल के बहुमत के अनुसार कार्य करना पड़ता था, जिसके कारण गवर्नर जनरल को निष्क्रिय सा रहना पड़ता था। क्योंकि जो बंगाल का गवर्नर जनरल था, ये किस पे डिपेंड हो गया था? जो 4 सदस्यों की समिति थी उन पर डिपेंड हो गया था। उनकी वोटिंग मायने रखती थी। इसीलिए बंगाल के गवर्नर जनरल की एक प्रकार से पावर कम हो गई थी। दूसरी कमी यह थी कि बंगाल के गवर्नर जनरल और मद्रास व बम्बई के गवर्नरों का जो संबंध था, यह बंगाल के गवर्नर जनरल के साथ दोषपूर्ण था। क्योंकि मद्रास तथा बम्बई के गवर्नरों पर बंगाल सरकार का एक प्रकार से नियंत्रण हो गया था। उन्हें कुछ भी करना है तो बंगाल के गवर्नर जनरल की अनुमति लेनी पड़ती थी। वे बिना उसकी अनुमति के देशी राज्यों से युद्ध या संधि भी नहीं कर सकते थे। तो एक प्रकार से जो मद्रास है और बम्बई है, इनके गवर्नर की पावर काफ़ी कम हो गई थी। उसे बंगाल के गवर्नर जनरल के अधीन रहना पड़ता था। तीसरी कमी क्या थी? तो इसका बहुत बड़ा दोष यह था कि गवर्नर जनरल तथा उसकी काउंसिल के साथ सुप्रीम कोर्ट का संबंध स्पष्ट नहीं किया गया था। इसके अधिकार क्षेत्र के लिए प्रायः संघर्ष हुआ करता था। तो कई बार क्या होता था कि बंगाल का गवर्नर जनरल कोई भी नया कानून लागू करता था ना, तो सुप्रीम कोर्ट के द्वारा उसे रद्द कर दिया जाता था। तो एक प्रकार से इनके बीच में जो संबंध थे वो दोषपूर्ण थे और अधिकार क्षेत्र के लिए भी इन दोनों के बीच में लड़ाई हुआ करती थी। चौथी कमी क्या है कि सुप्रीम कोर्ट को न्याय संबंधी मामलों में इंग्लैंड के नियमों का अनुसरण करना पड़ता था, जो कि इस देश के लिए यानी कि भारत के लिए उपयुक्त नहीं थे। ये जो नियम कानून थे ये इंग्लैंड के लिए थे, लेकिन सुप्रीम कोर्ट को इन्हीं नियमों कानूनों का पालन करना पड़ता था। और इसके अतिरिक्त सुप्रीम कोर्ट का जो अधिकार क्षेत्र था ये भी स्पष्ट नहीं था। 5वीं कमी क्या थी? तो कंपनी के कर्मचारियों के निजी व्यापार पर नियंत्रण लगाया गया, परंतु उनकी आय में वृद्धि नहीं की गई थी, जिससे वे आमदनी बढ़ाने के लिए अन्य उपाय सोचने लगे और भ्रष्टाचार तथा घूसखोरी की ओर बढ़ने लगे। तो हमने पीछे पढ़ा था कि कर्मचारियों के वेतन को बढ़ाया गया था, पर उसे कुछ ज़्यादा फर्क नहीं पड़ा था, यानी कि ज़्यादा वेतन नहीं बढ़ाया गया था, जिसके कारण क्या हुआ कि जो कर्मचारी थे ये दोबारा से भ्रष्टाचार और घूसखोरी में लिप्त हो गए, यानी कि भ्रष्टाचार को भी बढ़ावा मिला। तो ये 5 कमियां थी रेगुलेटिंग एक्ट की। तो हमने रेगुलेटिंग एक्ट का बैकग्राउंड देख लिया, रेगुलेटिंग एक्ट क्या है ये भी देख लिया, इसकी क्या कमियां हैं ये भी देख ली। अब हम देखते हैं पिट्स इंडिया एक्ट, जो कि
1784 में लाया गया था। तो पिट्स इंडिया एक्ट क्या है? तो सन 1784 ईस्वी में रेगुलेटिंग एक्ट के दोषों को दूर करने के लिए जो उस समय के तत्कालीन ब्रिटिश प्रधानमंत्री थे ना, उनका नाम था विलियम पिट। तो विलियम पिट के समय ही संसद में यह एक्ट पारित किया गया था, इसीलिए इसे पिट्स इंडिया एक्ट भी कहा जाता है। तो ये एक्ट है क्या? तो इसमें कंपनी के राजनीतिक और व्यापारिक कार्यों को अलग कर दिया गया, यानी कि जो भी कंपनी के व्यापारिक मामले थे, व्यापार से रिलेटेड मामले थे, ये कोर्ट्स ऑफ डायरेक्टर के अंडर आएंगे, जो कि हमने पीछे भी देखा था। पर अब जो राजनीतिक मामले हैं ना, ये बोर्ड ऑफ कंट्रोल के अंडर आएंगे, जिसमें 6 सदस्य रहेंगे। तो हमने पीछे देखा था कि जो बंगाल का गवर्नर जनरल था वो किसे रिपोर्ट करता था? तो कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स को रिपोर्ट करता था। पर अब जो व्यापारिक मामले होंगे ये कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स के अंदर आएंगे, पर जो राजनीतिक मामले होंगे ये बोर्ड ऑफ कंट्रोल के अंडर आएंगे। हमने देखा ना कि पिट्स इंडिया एक्ट के तहत कंपनी के राजनीतिक और व्यापारिक कार्यों को अलग कर दिया गया। और व्यापारिक मामले कोर्ट ऑफ डायरेक्टर के अंदर आएंगे और राजनीतिक मामले बोर्ड ऑफ कंट्रोल के अंडर आएंगे। तो और क्या क्या है पिट्स इंडिया एक्ट में? तो गवर्नर जनरल की जो काउंसिल थी उसमें जो सदस्यों की संख्या थी वो 4 से 3 कर दी गई। तो हमने पीछे देखा था ना कि बंगाल के गवर्नर जनरल की सहायता के लिए 4 सदस्यों में से उनकी संख्या घटाकर अब कितनी कर दी गई? तो 3 कर दी गई, जिसके कारण क्या हुआ कि बंगाल के गवर्नर जनरल की पावर बढ़ गई। पहले उसे 4 सदस्यों में से 2 सदस्यों के वोट चाहिए थे, पर अब उसे 3 सदस्यों में से 1 सदस्य का ही वोट चाहिए और दूसरा वोट उन 3 सदस्यों में से चाहिए। अगर 2 वोट भी मिल गए तब भी ये कोई डिसीजन ले सकता है, क्योंकि इसके पास बंगाल के गवर्नर जनरल के पास वीटो पावर भी दे दी गई। तो सन 1781 ईस्वी के अनुसार सुधार एक्ट के द्वारा यह व्यवस्था की गई कि गवर्नर जनरल अपने निर्णय को रद्द भी कर सकता है, यानी कि गवर्नर जनरल कोई भी निर्णय लेता है तो उसे रद्द करने की पावर भी इसके पास थी। और तीसरा पॉइंट क्या है कि गवर्नर जनरल तथा उसकी काउंसिल को आज्ञा दी गई कि बिना कोर्ट ऑफ डायरेक्टर की आज्ञा के किसी शक्ति से ना ही युद्ध करें और ना ही संधि करें, जब तक कि वह कार्य अपनी सुरक्षा के लिए आवश्यक ना हो। चौथा पॉइंट है कि भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी का जो भी अधिग्रहण किया हुआ क्षेत्र था अब ये ब्रिटिश आधिपत्य में आ गया। तो ब्रिटिश सरकार को भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी के कार्यों और उसके प्रशासन का पूर्ण नियंत्रण प्रदान कर दिया गया पिट्स इंडिया एक्ट के तहत। और पांचवा पॉइंट है कि यह एक्ट कंपनी के शासन का आधार स्तंभ बना रहा। इसके द्वारा कंपनी का शासन संबंधी कार्य ब्रिटिश सरकार के नियंत्रण में आ गया। अब भारत से कमाई हुई दौलत कुछ ही जेबों में न जाकर इंग्लैंड के राष्ट्रीय बजट का अंग बन गई, क्योंकि हमने देखा कि पिट्स इंडिया एक्ट के तहत व्यापारिक मामले और राजनीतिक मामलों को अलग कर दिया गया था और जो भी ईस्ट इंडिया कंपनी का अधिग्रहण किया हुआ क्षेत्र था वो ब्रिटिश गवर्नमेंट के आधिपत्य क्षेत्र में आ गया था। तो ये था पिट्स इंडिया एक्ट। अब हम देखते हैं चार्टर एक्ट। तो सबसे पहले देखते हैं चार्टर एक्ट 1813। तो जो भी चार्टर एक्ट 1813 के मेन पॉइंट हैं वो हम देख लेते हैं। तो पहला पॉइंट है कि 1813 के चार्टर एक्ट ने भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी के एकाधिकार को समाप्त कर दिया। तो जो ईस्ट इंडिया कंपनी का भारत में मोनोपोली थी, यानी कि केवल ईस्ट इंडिया कंपनी को ही ब्रिटिश गवर्नमेंट के द्वारा ये एकाधिकार था कि वो भारत में व्यापार कर सके, अब ये खत्म कर दिया गया। तो चार्टर एक्ट 1813 के बाद अब दूसरी ब्रिटिश कंपनियां भी भारत में व्यापार कर सकती थी। तो इसके द्वारा जो ईस्ट इंडिया कंपनी थी ना, इसका एकाधिकार खत्म कर दिया गया। तो 2 मामलों में इन्हें छूट मिली थी। पहला चीन के साथ व्यापार करने में और दूसरा भारत के साथ चाय के व्यापार में इन्हें एकाधिकार मिला था। यानी कि इन 2 मामलों में दूसरी ब्रिटिश कंपनियां व्यापार नहीं कर सकती, एक चीन के साथ और दूसरा भारत में जो चाय का व्यापार था। इसके अलावा अब दूसरी ब्रिटिश कंपनियां भारत में व्यापार कर सकती थी। और दूसरा पॉइंट है कि कंपनी के शासन को 20 वर्षों के लिए बढ़ा दिया गया। तो जो ईस्ट इंडिया कंपनी का व्यापारिक मामला था उसमें तो हमने देखा कि उसकी मोनोपोली को ख़त्म कर दिया गया, केवल 2 चीज़ों को छोड़कर,
एक चीन के साथ व्यापार जो कि अफीम का व्यापार होता था और दूसरा भारत के साथ चाय का व्यापार। पर राजनीतिक मामलों में कंपनी के शासन को 20 वर्षों के लिए बढ़ा दिया गया। इसका मतलब ये नहीं है कि ईस्ट इंडिया कंपनी दूसरा व्यापार नहीं कर सकती, दूसरा व्यापार कर सकती है, पर अब दूसरे व्यापार में उसकी मोनोपोली नहीं रहेगी, यानी कि दूसरी कंपनियां भी आकर वो सेम व्यापार कर सकती हैं। और तीसरा पॉइंट है कि इस अधिनियम ने नैतिक और धार्मिक सुधारों को बढ़ावा देने के लिए भारत जाने की इच्छा रखने वाले व्यक्तियों को अनुमति दी, यानी कि इस अधिनियम के बाद जो ईसाई मिशनरियां थी इन्होंने भारत आना शुरू कर दिया, इन्हें भारत आने की अनुमति मिल गई। चौथा पॉइंट है कि इसमें भारतीय शिक्षा और साहित्य पर प्रति वर्ष 1 लाख रुपए खर्च करने का प्रावधान किया गया। तो इम्पोर्टेंट है, चार्टर एक्ट 1813 के तहत अब भारत पर शिक्षा और साहित्य के लिए प्रति वर्ष 1 लाख रुपए का खर्च किया जाएगा। तो चार्टर एक्ट 1813 के बाद देखते हैं चार्टर एक्ट 1833। तो इसके भी जो मेन पॉइंट्स हैं वो देख लेते हैं। तो पहला पॉइंट है कि इस एक्ट के तहत ईस्ट इंडिया कंपनी के व्यापारिक एकाधिकार को पूरी तरह से समाप्त कर दिया गया। पीछे हमने देखा था कि जो चार्टर एक्ट 1813 था उसमें 2 मामलों में छूट मिली थी ना, एक भारत के साथ जो चाय का व्यापार था और दूसरा चीन के साथ जो व्यापार था। पर चार्टर एक्ट 1833 आने के बाद क्या हुआ कि पूरी तरह से एकाधिकार को समाप्त कर दिया गया। अब भारत के साथ चाय का व्यापार और चीन के साथ व्यापार भी दूसरी कंपनियां कर सकती थी। तो 1833 में ईस्ट इंडिया कंपनी के पूरी तरह से एकाधिकार को समाप्त कर दिया गया। दूसरा पॉइंट क्या है कि इसके माध्यम से भारतीय प्रशासन तथा वित्त का केंद्रीकरण किया गया तथा बंगाल का गवर्नर जनरल अब भारत का गवर्नर जनरल बना दिया गया। तो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो चार्टर एक्ट 1833 आने के बाद जो बंगाल का गवर्नर जनरल था इसे पूरे भारत का गवर्नर जनरल बना दिया गया। तो इसने बंगाल के गवर्नर जनरल को भारत का गवर्नर जनरल बना दिया और उसे सभी नागरिक और सैन्य शक्तियां भी प्रदान कर दी और लॉर्ड विलियम बेंटिक को भारत का पहला गवर्नर जनरल बनाया गया। याद रखिएगा, लॉर्ड विलियम बेंटिक को भारत का पहला गवर्नर जनरल बनाया गया। उसके बाद है कि बम्बई और मद्रास के गवर्नर ने अपनी विधायी शक्तियों को खो दिया और भारत के गवर्नर जनरल के पास संपूर्ण ब्रिटिश भारत पर विधायी शक्तियां थी। तो हमने देखा ना कि बंगाल के गवर्नर जनरल को पूरे भारत का गवर्नर जनरल बना दिया गया, जिसके कारण क्या हुआ, जो पहले बम्बई तथा मद्रास प्रेसिडेंसी के गवर्नर थे इनकी विधायी शक्तियां, कानूनी शक्तियां अब खत्म हो गई क्योंकि पूरे भारत का एक गवर्नर जनरल बन गया। 5वां पॉइंट क्या है कि सभी भारतीय कानूनों को संहिताबद्ध करने के लिए भारतीय विधि आयोग की स्थापना की गई, यानी कि जो भी भारत में कानून लागू किए गए थे एक प्रकार से कागजों पर लिखा गया, जिसके लिए विधि आयोग की स्थापना की गई। और पहले विधि आयोग के अध्यक्ष कौन थे? लॉर्ड मैकाले थे। तो ये था चार्टर एक्ट 1833। अब देखते हैं चार्टर एक्ट 1853। तो 3 ही हमने देखने थे, चार्टर एक्ट 1813, उसके 20 सालों के बाद 1833 आया और इसके 20 सालों के बाद चार्टर एक्ट 1853 आया। तो इसके 3 मेन पॉइंट हैं जो हमें याद करने हैं। पहला कि चार्टर एक्ट 1853 के माध्यम से कार्यपालिका और विधायिका संबंधी जो शक्तियां थी इन्हें अलग कर दिया गया। दूसरा पॉइंट है कि बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की जो संख्या थी ये 24 से घटाकर 18 कर दी गई। हमने पीछे देखा था कि बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की कितनी संख्या थी? 24। अब इसे घटाकर 18 कर दी गई, जिनमें से 6 लोगों को ब्रिटिश क्राउन के द्वारा नामित किया जाने लगा। बाकी के जो 12 लोग थे उन्हें ब्रिटिश गवर्नमेंट के द्वारा चुना जाता था और 6 लोगों को ब्रिटिश क्राउन के द्वारा, यानी कि उस समय जो भी ब्रिटिश की महारानी या महाराजा होगा वो 6 सदस्यों को नामित करेगा। और तीसरा पॉइंट जो कि इम्पोर्टेंट है, चार्टर एक्ट 1853 ने सिविल सेवकों के चयन और भर्ती के लिए एक खुली प्रतियोगिता प्रणाली की शुरुआत की। तो चार्टर एक्ट 1853 आने के बाद ही सिविल सेवकों का जो चयन होता था इसके लिए एग्ज़ाम होने लगा
और इस प्रकार अनुबंधित सिविल सेवा को भारतीयों के लिए भी खोल दिया गया। तो यहाँ पर हमारा थ्योरी सेक्शन कंप्लीट होता है। अब हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देखते हैं। तो पहला प्रश्न है कि रेगुलेटिंग एक्ट कब पारित किया गया था। तो रेगुलेटिंग एक्ट 1773 ईस्वी में पारित किया गया था। ऑप्शन सी इसका सही जवाब है। अगला प्रश्न है कि निम्न में से किस अधिनियम के अंतर्गत भारत में सर्वप्रथम एक सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना हुई। तो भारत में सर्वप्रथम कहाँ पर सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना हुई थी? कोलकाता में। और किस अधिनियम के तहत? तो रेगुलेटिंग एक्ट 1773 के तहत। इसका सही जवाब है ऑप्शन ए। अगला प्रश्न है कि ब्रिटिश सरकार ने किस अधिनियम से सबसे पहली बार भारत में शिक्षा के लिए 1 लाख रुपए दिए थे, इसका प्रावधान रखा था? तो इसका सही जवाब है चार्टर अधिनियम 1813 के तहत। ऑप्शन बी इसका सही जवाब है। अगला प्रश्न है कि ब्रिटिश मिशनरियों को भारत में बसने की अनुमति कब प्रदान की गई। तो इसका सही जवाब क्या है? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन डी 1813 के चार्टर एक्ट के द्वारा। अगला प्रश्न है कि बंगाल का गवर्नर जनरल भारत का गवर्नर जनरल बनाया गया। तो बंगाल के गवर्नर जनरल को भारत का गवर्नर जनरल कब बनाया गया था? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन बी 1833 के चार्टर अधिनियम के द्वारा अब बंगाल का गवर्नर जनरल भारत का गवर्नर जनरल हो गया था। ऑप्शन बी इसका सही जवाब है। अगला प्रश्न है कि किस अधिनियम के माध्यम से बंगाल के गवर्नर को बंगाल का गवर्नर जनरल के रूप में नामित किया गया। तो बंगाल के गवर्नर को बंगाल का गवर्नर जनरल कब बनाया गया था? किस अधिनियम के तहत बनाया गया था? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन ए 1773। रेगुलेटिंग एक्ट 1773 के तहत बंगाल के गवर्नर को बंगाल का गवर्नर जनरल बनाया गया और चार्टर एक्ट 1833 के अंतर्गत बंगाल के गवर्नर जनरल को भारत का गवर्नर जनरल बनाया गया था। अगला प्रश्न है कि ब्रिटिश संसद के किस अधिनियम ने भारत में व्यापार पर ईस्ट इंडिया कंपनी के एकाधिकार को समाप्त किया था? तो इसका सही जवाब है 1813 का चार्टर अधिनियम। 1813 के चार्टर अधिनियम के अंतर्गत जो ईस्ट इंडिया कंपनी थी ना, इसकी मोनोपोली को समाप्त कर दिया गया था। अब केवल 2 ही जगह इसकी मोनोपोली थी, एक भारत से चाय का व्यापार और दूसरा चीन के साथ व्यापार करने में। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन सी 1813 का चार्टर अधिनियम। तो अगला प्रश्न है कि 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट के द्वारा बंगाल के गवर्नर जनरल की सहायता के लिए एक कार्यकारी परिषद का गठन किया गया था। उसके सदस्यों की संख्या कितनी थी? तो उसके सदस्यों की संख्या थी 4। ऑप्शन सी इसका सही जवाब है। अगला प्रश्न है कि वर्ष 1813 के चार्टर अधिनियम के संबंध में कुछ निम्नलिखित कथन दिए गए हैं, उन पर हमें विचार करना है। तो पहला कथन है कि चाय और चीन के साथ व्यापार को छोड़कर कंपनी के व्यापारिक एकाधिकार को समाप्त कर दिया गया। ये 1813 के चार्टर एक्ट की बात हो रही है, तो पहला पॉइंट तो सही है। दूसरा है कि मिशनरियों को भारत जाने और प्रचार करने की अनुमति दे दी गई, तो ये भी सही है। तीसरा पॉइंट है कि भारतीयों की शिक्षा पर प्रति वर्ष 10 लाख रुपए का आवंटन का प्रावधान किया गया, तो ये गलत है। 1 लाख रुपए प्रति वर्ष के आवंटन का प्रावधान किया गया था। तो इसमें से सही क्या है? तो पहला और दूसरा सही है, तीसरा गलत है। तो ऑप्शन में देखें तो ऑप्शन बी केवल 1 और 2 कथन सही है, तो इसका सही जवाब है ऑप्शन बी। तो आज का आखिरी प्रश्न है कि किस एक्ट के द्वारा भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी के राजनीतिक मामलों के प्रबंधन के लिए बोर्ड ऑफ कंट्रोल का गठन किया गया था? तो राजनीतिक मामलों के लिए बोर्ड ऑफ कंट्रोल का गठन कब किया गया था? पिट्स इंडिया एक्ट के तहत। ऑप्शन बी 1784 का पिट्स इंडिया एक्ट इसका सही जवाब है। तो आज की ये वीडियो यहीं पर ख़त्म होती है। कैसी लगी ये वीडियो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। धन्यवाद।